आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 14 वन शॉट लेक्चर के अंदर आपके लिए नोट्स प्रोवाइड होते हैं पीडीएफ के रूप में। चैप्टर देखिए, नोट्स डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को एक स्टेप आगे बढ़ाइए। तो आज अपन चैप्टर 14 ले रहे हैं, पदार्थ के प्रकार। चैप्टर का नाम है अर्धचालक युक्तियाँ। अर्धचालक युक्तियाँ बहुत ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है, शायद 9 मार्क्स का, मेरे को कंफर्म पता नहीं है। ये रहा, काफ़ी बड़ा है चैप्टर भी। चैप्टर 14 का पूरा नाम है अर्धचालक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियां एवं सरल परिपथ। ये चैप्टर का नाम है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया अर्धचालक युक्तियां। तो अपन जाता है पदार्थ के ऊपर। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? चालक, कुचालक और अर्धचालक। कुचालक का मतलब क्या होता है? जिसके अंतर्गत कोई भी धारा या उष्मा का प्रवाह न करे। चालक जो विद्युत तथा उष्मा की चालन करे, अर्थात जो इसके अंदर से करंट गुजर सके या फिर जो गर्म हो सके, वो क्या होते हैं? चालक होते हैं। विद्युत तथा उष्मा उष्मीय चालकता बहुत उच्च होती है, इसमें ये विद्युत चालकता दी गई है। कितनी क्या दी गई है? विद्युत चालकता। सिग्मा इक्वल टू 10⁻² से 10⁸ एस पर मीटर, ये इसका मात्रक होता है। उसके बाद में सिग्मा इक्वल टू, इनकी चालकता बहुत कम, क्योंकि कुचालक होते हैं, यानी इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, चालकता बहुत ही कम, लगभग शून्य के बराबर होती है, तो इनकी चालकता का मान भी दिया गया है। अर्धचालक एक ऐसी चीज आती है जो दोनों के बीच में होते हैं। चालक तथा चालकता चालकता चालकों एवं कुचालकों के बीच होती है। इसी प्रकार प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता चालकता का बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है। इसकी चालकता उच्च तो प्रतिरोधकता बहुत ही कम। अब क्या है? चालकता बहुत ही कम तो प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा, अनंत के आसपास होती है, लिखी हुई इतनी ज्यादा होती है। उसके बाद में ये भी क्या है? दोनों के बीच में प्रतिरोधकता को रो से दिखाते हैं, इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर क्या होता है? ओम इंटू मीटर। उसके बाद में अपन आते हैं इनके अंदर क्या आते हैं? उदाहरण धातुएं, ग्रेफाइट, दो उदाहरण हो गए। इसमें हो गया प्लास्टिक और लकड़ी कुचालक के अंदर, और इसमें होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। उसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने अभी रीड नहीं किया, वर्जित अंतराल। वर्जित अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या होता है? ये एक ऊर्जा का अंतर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। तो इसको अपन पढ़ते हैं, वर्जित अंतराल को समझते हैं किसमें? ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार। तो ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या है पूरा मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, इससे ऊपर कुछ नहीं करना है अपन को, इससे ऊपर जाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है चैप्टर क्या है क्या नहीं। एक एक चीज मैंने केवल शॉर्ट में रखे हैं, तो कुछ डायग्राम नहीं बनाए, वो इसलिए ताकि नोट्स की लेंथ लंबी ना हो और आपको समझने में आसानी रहे। तो वीडियो जब आप साथ साथ में देखोगे, मैं डायग्राम बुक से लेता रहूंगा, आपको समझ में वीडियो की इंपॉर्टेंस भी बनी रहेगी। और उसके बाद में पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर ही लोगे। क्या है? ऊर्जा बैंड। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक परमाणु में लगभग समान ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को एक साथ रख तो उनकी ऊर्जा से एक ऊर्जा बैंड की लिखा जा सकता है। प्रत्येक परमाणु के पास दो ऊर्जा बैंड होते हैं, यानी अपन को पता है हर परमाणु के पास दो कोष होते हैं, एक संयोजी कोष होते हैं, एक एक बाह्यतम कोष होते हैं। जैसे कोई परमाणु का स्ट्रक्चर है, प्लस है तो इधर दो इलेक्ट्रॉन, इधर दो इलेक्ट्रॉन, इधर 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, एक इधर बना दिया 8। अब इसके बाहर एक और कोष ले लिया, इसमें दो, तो इसमें चालन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? चालन इलेक्ट्रॉन हो गए अपने पास में दो। साथ में समझना भी जरूरी है, जबकि संयोजी इलेक्ट्रॉन 10 हो चुके हैं। कितने? संयोजी इलेक्ट्रॉन 10 हो चुके हैं। अब उन 10 का अगर अपन बनाएंगे ऊर्जा का लेवल, तो ये इस तरह से आसपास आएगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। जबकि उन दो का बनाएंगे, वो दो आपस में आसपास रहेंगे, वो दो आपस में आसपास रहेंगे, किंतु इनसे कुछ गैप पर रहेंगे। ये हो जाता है चालन बैंड, चालन बैंड। अब इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा का अंतर है, ये होता है वर्जित अंतराल, वर्जित अंतराल, ऑर्बिटल गैप भी बोलते हैं। तो इतना सा ही है चालन बैंड कि हर एक परमाणु के अंदर संयोजी बैंड संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा बना होता है। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का चालन नहीं करते, या आंशिक या पूरा भरा हो सकता है। चालन बैंड मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा बना होता है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यह खाली या आंशिक भरा हो सकता है। वर्जित अंतराल चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा का न्यूनतम अंतर वर्जित अंतराल कहलाता है। ऐसे डेफिनेशन होगी। होल, इलेक्ट्रॉन जिस स्थान को छोड़ देते हैं वह होल बनता है। होल का आवेश प्लस ई माना जाता है तथा इसका द्रव्यमान नहीं होता, माना जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिस स्थान को छोड़ देते हैं। अब अपन इसको ऊर्जा बैंड सिद्धांत को अच्छे से समझे, तो ये रहा अपने पास में।
दो बैंड बनते हैं, बुक में ऐसे डायग्राम दिया गया, ये संयोजकता बैंड, ये चालन बैंड, इन दोनों के बीच का अंतर वर्जित अंतराल। धातुओं के लिए लगभग 0 का अंतर होता है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, जबकि कुचालकों के लिए है इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का अंतर लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक होता है। लेकिन जब ये ऊर्जा का अंतर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आ जाता है, तब अपन उनको क्या कहते हैं, अर्धचालक। एकदम सिंपल है, सिंपलिसिटी लैंग्वेज में समझ रहे हैं, कोई इसको कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो मैंने अभी कॉपी में नोटबुक में बनाया था, वो सारा डायग्राम ये रहा कि ऊर्जा के लगभग समान अंतर से बनाते हैं, तो ये वर्जित अंतराल को ईजी से दिखाया गया हुआ, एकदम आराम से समझ में आता है। ये हो गया। अब अपन आते हैं थोड़े से एग्जाम्पल और रटने के लिए। जो शुद्ध तात्विक अर्धचालक का मतलब क्या होता है, जो शुद्ध एक तत्व से मिलकर बने हुए हैं, एक ही तत्व है, तो वो होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के शुद्ध क्रिस्टल। दो ही एग्जाम्पल है, याद रखने हैं, अच्छे से रट्टा मारना है। यौगिक का मतलब अपन को पता है, जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर बनाता है, यौगिक होता है। अलग अलग प्रकार के परमाणु सेम नहीं, अगर सेम होंगे तो वो अणु कहलाएगा। तो इसके अंदर आते हैं कार्बनिक कार्बनिक यौगिक के अंदर आता है एंथ्रासीन, और जबकि अकार्बनिक के अंदर आते हैं कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सिलिकाइड और इंडियम फास्फेट आदि। इस तरह के एग्जाम्पल आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल अपन को सारे रटने हैं आराम से। कार्बनिक बहुलक, बहुलक जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, बहुलक कहलाते हैं। अब यौगिक बहुलक के अंदर अपन देखते हैं कार्बनिक बहुलक, कार्बनिक बहुलक यानी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, बहुलक कहलाते हैं। इसके अंदर है पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिन इत्यादि, एटीसी। ये अपन ने रख लिया, आराम से एग्जाम्पल रख लेना। उसके बाद में अपन आते हैं नेक्स्ट हेडिंग, मैंने अंतर्स के रूप में लिखा हुआ है, ये अपने आ जाता है अर्धचालकों के प्रकार। अभी अपन ने देख लिया अर्धचालक। अर्धचालक वे युक्तियां होती है जो सामान्य स्थिति पर तो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, किंतु ताप देने पर करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। यानी कुल मिला के अर्धचालक धातुओं और मतलब चालकों और कुचालकों के बीच में आते हैं। तो अब अपन आते हैं अर्धचालक के प्रकार पर। अगर अंतर के रूप में क्वेश्चन आए बोर्ड में तो भी ठीक है, और अगर प्रकार के रूप में आए तो भी ठीक है। अर्धचालक के प्रकार दो प्रकार के होते हैं मेनली अर्धचालक, नैज अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक के अंदर क्या होता है, इसमें जर्मेनियम व सिलिकॉन के शुद्ध क्रिस्टल होते हैं, यानी इनमें अशुद्धि होती ही नहीं है, इनमें अशुद्धि की मात्रा लगभग 0 होती है। चालन के लिए ताप की आवश्यकता होती है, यानी गर्म किए बिना इनमें ताप नहीं हो सकता। इनकी चालकता कम होती है, इनमें इलेक्ट्रॉनों तथा होलों की संख्या बराबर होती है, जिस कारण आई और आई एच, आई का मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा, और आई एच के होल के कारण प्रवाहित होने वाली धारा, दोनों क्या होती है, बराबर। प्रत्येक परमाणु अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है, ये सबसे स्टार पॉइंट है। प्रत्येक परमाणु अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। उसके बाद में अभी अपन ने देखा कि इनकी ऊर्जा का अंतर, इनके अंदर क्या होता है, ऊर्जा बैंड पाया जाता है, और सामान्य स्थिति पर यानी कि ताप देने पर, ताप नहीं दिया, 0 केल्विन ताप है, तब तो ये चालन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अर्थात विद्युत धारा का कोई चालन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अपन ने ताप दे दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करके यानी ऊर्जा पाकर गति करेंगे और चालन बैंड में चले जाएंगे, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी इसमें कोई धारा प्रवाह नहीं होगा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ये अपन ने समझा है। और अपन इस पॉइंट पे आते हैं, मैंने कहा ये स्टार पॉइंट है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ये इनका डायग्राम ऐसा बनता है। प्रत्येक परमाणु अन्य 4 परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। ये डायग्राम द इम्पोर्टेंट है। डायग्राम नहीं बनाने का मात्र एक ही रीजन है कि यह समय बच जाए, और ये पूरा का पूरा डायग्राम इनके नीचे आपको बना लेना है। तो एक नेज अर्धचालक में पूछे तो अपन के 6 के 6 पॉइंट क्लियर हो गए, और अगर मान लो अपन को अंतर के रूप में पूछे अपद्रवी, तो अपद्रवी भी अपन रीड कर लेते हैं और अंतर के रूप में भी लिख सकते हैं। नोट्स इससे बाहर नहीं पढ़ने, पीडीएफ आपको मिल रही है, तो अब आप इनको संभाल के रखिए, नोट्स को आराम से और फटाफट याद कीजिए। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन के अशुद्ध क्रिस्टल होते हैं, अर्थात इनमें थोड़ी सी मात्रा में अशुद्धि मिलाई जाती है, जिसे डोपिंग कहते हैं। एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, डोपिंग किसे कहते हैं, इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपन उसका आंसर करते हैं, किसी भी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अब इनमें ताप की आवश्यकता नहीं होती, चालकता नेज से अधिक होती है, इनमें इलेक्ट्रॉनों व होलों की संख्या बराबर नहीं होती, यानी कभी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, कभी होल की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन बराबर नहीं होगी। इसके कारण इनके द्वारा प्रवाहित धारा भी अलग अलग होगी। इनमें भी प्रत्येक परमाणु अन्य 4 परमाणु से जुड़ा होता है, साथ ही अतिरिक्त होल या इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, अतिरिक्त होल या इलेक्ट्रॉन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मैं आने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, उसमें समझाऊंगा आपको। अपद्रव्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। अब आते हैं एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में। द इम्पोर्टेंट शुरू करते हैं पर एन टाइप अर्धचालक। ये अपने पास में नैज अर्धचालक जो शुद्ध था, इसका एग्जाम्पल अपन ने देख लिया।
इसका एग्जाम्पल अपन ने देख लिया। अब अपन आते हैं आराम से, ये नॉर्मल जैसे अपन ने ताप दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर गया, इलेक्ट्रॉन जिस स्थान को छोड़ता है वहाँ पे क्या बनता है, होल, अभी रीड किया था। और उसके बाद में ये होल इसके अंदर घूमता रहता है और इस तरह से धारा का प्रवाह होता है। अब अपन आते हैं अपदवीय चालक, अपन ने पूरा रीड कर लिया। दो प्रकार का होता है, इसमें शुरू ही किया हुआ है एन प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार का अर्धचालक सबसे इंपॉर्टेंट पहले पॉइंट के रूप में पढ़ते हैं, उसके बाद में अपन समझते हैं इसको अच्छे से। इनकी चालकता का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो ऋणात्मक होते हैं, अतः इन्हें एन प्रकार कहते हैं। नेगेटिव मतलब एन कह दिया। इनमें मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से अधिक होती है। ये पॉइंट ग्रेटर देन का निशान दिख रहा है आपको, अच्छे से देखिए, और वीडियो आपको समझाने के लिए जरूरी है। इनमें से पंच संयोजी अशुद्धि जैसे फास्फेट और आर्सेनिक मिले जाते हैं। इनमें क्या होता है, किसी एक जर्मेनियम में सिलिकॉन के क्रिस्टल को हटा करके अपन यही समझ लेते हैं। जैसे अपन ने शुद्ध देखा, वहां पे हर जगह पे 4 4 4 4 वाला जुड़ा हुआ था। यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, एक इस 4 वाले को उठा के फेंका, एक 5 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु को डाल दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे बॉन्डिंग में काम आ गए, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त रह गया। इसका मतलब ये क्या है, पंच संयोजी परमाणु है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इसको क्या बोला, दाता परमाणु, प्लस का निशान आ गया। तो अब अपन इसको भी समझ लेते हैं आराम से। क्या है, इनमें पंच संयोजी अशुद्धि फास्फेट और आर्सेनिक मिले रहते हैं। इनके ग्राफ चालन बैंड की तरफ होते हैं। इनके ग्राफ किस तरफ होंगे, चालन बैंड, तो इलेक्ट्रॉन मूव करके चालन बैंड की ओर जाएगा तो चालन बैंड की ओर इनका ग्राफ होता है। और क्या होता है, इनमें अशुद्धि परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देता है इनके पास। अभी अपन ने देखा इनकी चालकता पी प्रकार से थोड़ी कम होती है, ये ध्यान रखना। अभी पहले इसके बारे में पूरा समझ लेते हैं, बार बार आते हैं, एक एक टॉपिक ले के। 5 मिला या 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन दाता कहलाया, तो इसमें 5। और उसके बाद में क्या है, इसके अंदर अगर अपन बी डायग्राम में दिखाएं, ये सब क्या है, क्रिस्टल, यहाँ पे अपन ने पंच संयोजी मिला है तो इसके लिए प्लस बोला, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने वाला प्लस होता है, तो इसको पंच संयोजी बोल दिया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है, ये वाले डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इनका वो वाला डायग्राम अपन ने देखा कि इनके ऊर्जा बैंड चालन बैंड की तरफ होते हैं। ये रहा, तो इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर चला गया, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, तो इनके ग्राफ चालन बैंड की तरफ होता है। अब आता है अपन पी टाइप पे। पी टाइप में क्या होता है, इसमें अपन त्रिसंयोजी मिला देते हैं, पूरा का पूरा सेम है। पी प्रकार, इसकी चालकता का मुख्य कारण होलों की संख्या है जो धनात्मक होते हैं। होल मैंने कहा था आपकी पॉजिटिव लेते हैं, तो धनात्मक होते हैं, अतः पी प्रकार के अर्धचालक कहलाता है, पॉजिटिव यानी पी प्रकार। इनमें होल की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा होती है। इनमें त्रिसंयोजी अशुद्धि बोरोन और एल्यूमिनियम मिला जाता है, क्योंकि 3 संयोजकता वाले मिलाएंगे तभी एक होल बचेगा। इनका ग्राफ संयोजी बैंड की ओर झुका होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते नहीं तो मूव करके जा नहीं पाएंगे, होल जंप नहीं कर सकते, तो इनका ग्राफ किस तरफ होता है, संयोजी बैंड की तरफ होता है। इनमें अशुद्धि परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इनकी चालकता अधिक होती है, इन्हें ग्राही कहते हैं। तो अब अपन आते हैं इन पॉइंटों को, तो अपन ने रीड कर लिया, इतना काफी रहता है, लेकिन थोड़ा सा इस पे आ जाता है। ये रहा इनका डायग्राम, इसमें त्रिसंयोजी मिलाया तो 3 के साथ तो बॉन्डिंग बना लेगा, लेकिन इसके पास 3 ही है और अपन को 4 चाहिए। एक सिलिकॉन को उठा के जब त्रिसंयोजी डाला तो एक यहाँ पे खाली जगह बच गई, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये होल है। और होल है यानी इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही है, इसलिए इसको माइनस का साइन दे दिया। यहाँ पे ये सब क्या है, क्रिस्टल है, किस किसके, 4 संयोजकता वाले जर्मेनियम में सिलिकॉन के, ये वाला त्रिसंयोजी है, माइनस का मतलब त्रिसंयोजी है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होल बन जाता है, वो होल इधर उधर लेके इलेक्ट्रॉन देता है। और इनका ग्राफ, अब होल है, होल जंप नहीं कर सकता, होल केवल और केवल संयोजी बैंड में घूमता रहेगा, इसलिए इनका ग्राफ संयोजी बैंड के आसपास होता है। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, अपन ने सारा देख लिया है। अब अपन आते हैं पी एन संधि, जो नेक्स्ट टॉपिक है, द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पी एन संधि क्या होती है, पी एन संधि अच्छे से समझेंगे, उसके बाद पी एन संधि का निर्माण, सब चीज पॉइंट टू पॉइंट मैंने क्लियर करके रखा है आपके लिए। आपको बस ये पढ़ने हैं, डाउनलोड करने हैं, पीडीएफ प्रिंट आउट कटवा के रट्टे मारने हैं और बोर्ड में नंबर लेके आना है। बोर्ड में नंबर आराम से आएंगे, बस एनसीईआरटी की लैंग्वेज को पकड़ के रखो और कुछ नहीं होने वाला इससे ऊपर। पी एन संधि, जब पी प्रकार के अर्धचालकों को किसी ताप पर एन प्रकार के अर्धचालक के साथ संयोजित करते हैं तो प्राप्त युक्ति पी एन संधि कहलाता है। यानी कि एक पी टाइप और एक एन टाइप अर्धचालक को आपस में कंबाइंड करा देना। ये रहा इसका डायग्राम। ये प्रोसेस होता कैसे है ये समझते हैं। ताप देने पर ये पिघलने लगते हैं, कोई भी चीज़ ताप देने पर पिघलेगी, थोड़ा थोड़ा पिघल के ये मिक्सअप हो जाते हैं, ऐसा मेन यानी किसी न किसी टेम्परेचर पे होता है ये प्रोसेस। पी एन संधि के बनने के लिए एन प्रकार के अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन तथा पी प्रकार के अर्धचालक के होल संधि की ओर आते हैं।
यानी ये दोनों क्या होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागेंगे, इसके होल इसकी तरफ भागेंगे। ये रहा पी प्रकार में क्या होते हैं, होल इस तरफ भागे, एन प्रकार में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागे और आपस में मिल के उदासीन चीज बना लेंगे। जब अभी अपन रीड करते हैं, संधि की ओर गति करते हैं, संधि पर इलेक्ट्रॉन तथा होल संयोजित होकर उदासीन हो जाते हैं, यानी क्या हो गए, न्यूट्रल। अच्छे से समझिए, जिसके कारण एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां कोई आवेश नहीं होता, इसे अवक्षय परत या क्या कहते हैं, हास्य क्षेत्र। इसका एक दूसरा नाम एनसीईआरटी में हास्य क्षेत्र दिया हुआ, तो मैंने यहाँ पे हास्य क्षेत्र लिख दिया है। एनसीईआरटी जो दे रही है अपन को वही फॉलो करना है। हास्य क्षेत्र यानी अवक्षय परत के एक ओर पी यानी कि पी की ओर क्या बनता है, ऋणावेश बनता है, जबकि दूसरी ओर यानी एन वाली साइड पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। एक तरफ प्लस का आ जाएगा, एक तरफ माइनस का आ जाएगा। जैसे ये है पी के अंदर अपन को पता है होल होते हैं, तो होल को कौन अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्लस की तरफ क्या आ गए, सारे के सारे एन आ गए, नेगेटिव साइन आ गए। जबकि यहाँ पे एन में क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अभी अपन ने देखा था कि इसमें 5 संयोजी मिलाई जाती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन आ गए, प्लस आ गए। तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, यानी एक विद्युत क्षेत्र बना। और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे होती है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की तरफ, जो अगले डायग्राम में अपन को दिखाई हुई भी है। ये रहा बुक के डायग्राम है, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ई की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ। नोट्स में मैंने एक में ही लिख दी है पूरा, ये रहा ई की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ। तो क्या है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत विभव उत्पन्न होता है, जिसे विभव प्राचीर कहते हैं। इस विभव को कहते हैं विभव प्राचीर। यह विभव प्राचीर आवेश वाहकों को मिलने से रोकता है, यानी दोनों आवेश वाहक, इसके आवेश इसमें नहीं आ पाएंगे, इसके आवेश इसमें नहीं आ पाएंगे, दोनों के बीच दीवार बन के खड़ा है, इसलिए प्राचीर मतलब दीवार होते हैं। इसी का दूसरा नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है विभव प्राचीर का, रोधिका विभव। तो अपन इसको क्या बोल देंगे, रोधिका विभव। ये तो अपने था पीएन संधि क्या थी, डेफिनेशन अपन ने पढ़ी, पीएन संधि कैसे बनती है, और ये पीएन संधि का डायग्राम। अब अपन आते हैं, ये दोनों डायग्राम अलग है, ये किसके हैं, ये अर्धचालक के हैं। जब पीएन संधि के दोनों सिरों पर धात्विक संपर्क जुड़े हों ताकि इस पर कोई बाह्य वोल्टता आरोपित की जा सके, तो युक्ति क्या कहलाती है, पी एन डायोड कहलाती है। युक्ति क्या कहलाती है, पी एन डायोड। यानी कि वही सेम का सेम चित्र, पी एन बीच में माइनस, बीच में प्लस, विभव प्राचीर, हास्य क्षेत्र आ गया। उसके बाद में अगर इस तरफ क्या लगा दे, धात्विक संपर्क, यानी कि 2 तार लगा दिए, कुछ भी लगा दिए ताकि अपन इसको बैटरी से जोड़ सके, तो ये क्या बन जाता है, डायोड बन जाता है। डायोड का सिंबल क्या होता है, डायोड 2 तार निकले हुए, एक तरफ त्रिभुज, एक तरफ सीधी लाइन। त्रिभुज वाला सिरा होता है पॉजिटिव यानी पी, और डंडे वाला सिरा होता है नेगेटिव यानी कि एन। अब डायोड को अपन बैटरी से जोड़ने के लिए बनाते हैं, तो बैटरी में इसको जोड़ा भी 2 प्रकार जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, पहला जोड़ा जाता है अग्रदिशी में, अग्रदिशिक बाय। अच्छे से ध्यान से देखो, ये टॉपिक समझो, द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझना जरूरी है। तो अग्रदिशिक बायस में क्या होता है, अग्रदिशिक बायस में होता है जब किसी अर्धचालक डायोड के दोनों सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता V इस प्रकार आरोपित की जाए कि बैटरी का धन टर्मिनल P सिरे से तथा ऋण टर्मिनल N सिरे से संयोजित हो, ताकि तो इसे अग्रबायसित कहते हैं। डायग्राम में देखते हैं। अपन को पता है बैटरी के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। जब प्लस वाला P से जोड़ा है और माइनस वाला N से जोड़ा है तो अग्र अभिनति है। क्या है, अग्र अभिनति या अग्रबायसित। प्लस वाला P से जोड़ा है और माइनस वाला N से। ये इसके 2 डायग्राम बनेंगे। ये डायोड फॉर्म में, जो रियल डायोड होता है पी और एन प्रकार का मिलके, और ये सिंबॉलिक फॉर्म में। और अपन को पता है परिपथ में वोल्ट मीटर किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, और अमीटर किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। द इम्पोर्टेंट है। अब अपन पहले इसको रीड करके समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं, इसकी क्रियाविधि क्या है। तो अब अपन ने देखा है अग्र अभिनति, यानी कि पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ना क्या कहलाता है, अग्र अभिनति। अग्र अभिनति में पी प्रकार के अर्धचालक के होल और पी प्रकार के अर्धचालक के होल तथा बैटरी के प्लस सिरे से तथा एन प्रकार के अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होते हैं। इसको समझिए। अब नॉर्मल सी चीज है, पी में क्या होता है, होल, और ये क्या है, प्लस। प्लस प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षण। और यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। माइनस माइनस क्या करेगा, प्रतिकर्षण। यानी कि दोनों के दोनों आवेश वाहक इसकी तरफ आना चाहेंगे, ये अपन को समझना होता है। एन प्रकार के अर्धचालक बैटरी के माइनस सिरे से प्रतिकर्षित होते हैं, जिसके कारण हास्य क्षेत्र की ओर गति करते हैं, जिसके कारण हास्य क्षेत्र पतला होता जाता है। अब इसमें ये देखो, ये विभव प्राचीर पहले था मोटा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता जाता है, पतला होता जाता है। विभव प्राचीर पतला होता गया। ध्यान से देखना पड़ेगा अपन को, ये चीजें फील करके समझनी पड़ेगी, केवल पढ़ लेना ही काफी नहीं है।
हास्य क्षेत्र पतला हो जाता है। हम जानते हैं कि हास्य क्षेत्र का स्वयं का एक रोधक विभव होता है, स्वयं का रोधक विभव भी अपन ने पढ़ा था, जो आवेश वाहकों की गति को अवरुद्ध करता है, यानी उनको आपस में मिलने से रोकता है। अतः बैटरी का विभव रोधक विभव से अधिक करने पर हास्य क्षेत्र गायब हो जाएगा, यानी जो अपन ने बैटरी का विभव है वो अब इसके विभव से ज़्यादा लेके आ गए तो ये पूरा का पूरा गायब। और इस समय क्या होता है, गायब होने पर गायब हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन तथा होल स्वतंत्र होकर गति कर पाते हैं, जिस कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिस कारण यह एक चालक की तरह कार्य करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पश्चिम अभिनति को अपन बाद में पढ़ते हैं। अग्र अभिनति में ये रहा। अब क्या होता है, एक विभव के मान तक अपन ने कुछ भी दिया, जब तक ये विभव प्राचीर को क्रॉस न कर ले रोधक विभव को, तब तक कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। उसके बाद में धारा कब प्रवाहित होगी, जब अपन पूरा हटा दें और फिर मैक्सिमम मान पकड़ के धारा नियत हो जाती है। तो अपन इसको समझते हैं। अरे यार नोट्स खराब हो गए हमारे, कोई नहीं, आप लोगों के लिए और मेहनत करते रहेंगे हम। स्टार पॉइंट क्या है, V बराबर V नोट पर धारा नहीं प्रवाहित होगी। अगर V बराबर 0 पर कोई धारा नहीं, और अगर अपना विभव अपन रोधक विभव से कम भी रख रहे हैं तो भी कोई धारा प्रवाह नहीं होगी। लेकिन जैसे अपन ने V बराबर V नोट यानी रोधक विभव के बराबर रखा तो धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि इस क्षण हास्य क्षेत्र गायब हो जाता है, हास्य क्षेत्र पूरा गायब हो जाता है। इसे नी वोल्टता कहते हैं। क्या कहते हैं, नी वोल्टता, कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। अगर अपन V को V नोट से ज़्यादा बढ़ाएं तो भी क्या होगा, धारा विभव के साथ बढ़ेगी, जहाँ क्या ये रोधक विभव, यानी कि इस पॉइंट पे अपन जैसे जैसे विभव का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ रहा है। अच्छा समझ में आया। अब आते हैं अपन पश्च अभिनति। पश्च अभिनति का मतलब क्या है, उल्टा कर दो। उल्टा करना यानी जब n प्रकार का अर्धचालक बैटरी के धन से यानी नेगेटिव को जोड़ा प्लस से, और जब p प्रकार के अर्धचालक को जोड़ा ऋण से, तो प्राप्त युक्ति पश्च अभिनति कहलाती है। क्या कहलाती है, पश्च अभिनति। यानी कि प्लस वाले को जोड़ दिया माइनस से, माइनस वाले को जोड़ दिया प्लस से, ये होता है पश्च अभिनति। पश्च अभिनति के भी डायग्राम देख लेते हैं। यानी कि p वाले को माइनस से, n वाले को प्लस से, ये रहा p वाले को माइनस से और n वाले को प्लस से, ये पश्च अभिनति का चित्र है। पश्च अभिनति को भी अपन समझते हैं। पूरा एक लाइन की डेफिनेशन होगी। कार्य विधि, वर्क कैसे करता है, वर्क अभी अपन देखते हैं। वर्क पश्च अभिनति में p प्रकार के अर्धचालक के होल तथा बैटरी के ऋण सिरे से तथा n प्रकार के अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होता है और हास्य क्षेत्र से दूर गति करते हैं, जिस कारण हास्य क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। इसके कारण इसे पार नहीं कर पाते हैं, इसके कारण आवेश इसे पार नहीं कर पाते हैं, तो निम्न आवेश वाहक इस परत को पार करते हैं, जिस कारण एक निम्न धारा प्रवाहित होती है, जिसे पश्च धारा कहते हैं। इस धारा का मान V बढ़ाने के साथ साथ यानी विभव बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है तथा एक मान के बाद नियत हो जाता है। यह लगभग कुचालक की भांति कार्य करता है, यानी इससे जो धारा प्रवाहित होती है बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ साथ में समझते रहिए। ये इसके 3 डायग्राम। अब होता क्या क्या है, अब वो अपन देखते हैं। इसमें क्या क्या होता है, विभव बढ़ाने के साथ साथ धारा का मान भी निम्न आवेश वाहकों के कारण बढ़ता है, बहुत कम बढ़ता है। जैसे अपन ने यहाँ पे विभव बढ़ाया, धारा का मान बढ़ता गया। अब क्या, जैसा कि हम जानते हैं निम्न आवेश वाहकों की संख्या कम होती है तो धारा का मान एक निश्चित वोल्टेज के बाद नियत हो जाता है, जिसे संतृप्त धारा कहते हैं। यानी कि धारा का मान फिक्स हो जाएगा। ये देखो I का मान फिक्स हो गया। लंबे समय तक धारा का मान नियत रहने से डायोड गर्म हो जाता है तथा यह ऊर्जा उष्मा डायोड के क्रिस्टलों के संयोजक बंध को तोड़ता है, जिसके कारण धारा का मान अचानक बढ़ता है, फिर डायोड नष्ट हो जाता है। अब इसको समझते हैं क्या करता है। जब लंबे समय तक धारा का मान अपन ने नियत रखा, उसके बाद में क्या हुआ, वो संतृप्त धारा कहलाई। उसके बाद जो ऊर्जा मिल रही है वो इन बॉन्डिंग को तोड़ती है। इन बॉन्डिंग को तोड़ती है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर जाते हैं और इस तरह से डायोड वाली युक्ति ही खत्म हो जाती है। इस विभव को अचानक बढ़ता है, फिर डायोड नष्ट हो जाता है। इस समय विभव को भंजक विभव कहते हैं या दहली वोल्टता कहते हैं। क्या कहते हैं, दहली वोल्टता। जर्मेनियम के लिए दहली वोल्टता का मान कितना है, एनसीईआरटी में दहली वोल्टता नाम है, वैसे भंजक विभव भी सही है। जर्मेनियम के लिए भंजक विभव का मान है 0.2 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। ये मैंने लिखे हैं, एनसीईआरटी में सीधे 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं। द इम्पोर्टेंट, जर्मेनियम और सिलिकॉन की दहली वोल्टता के मान क्या क्या होंगे। गतिक प्रतिरोध कुछ नहीं है, धारा प्रतिरोध का मतलब क्या है, धारा और विभव का अनुपात। तो क्या है, वोल्टता में लघुपतन डेल्टा V था, धारा में लघुपतन डेल्टा I का अनुपात क्या कहलाता है, गतिक प्रतिरोध कहलाता है। इसको मैंने सिंबल लिख दिया क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ था। उसके बाद में अपन आते हैं दिष्टकारी टॉपिक अपन लास्ट में देखेंगे। अब तक
उससे पहले अपन समझते हैं कि इन दोनों को साथ में जब बनाएं, जब अपन इन दोनों को ग्राफ साथ में बनाएं तो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ये ग्राफ प्राप्त होता है। इसमें अग्र अभिनति में धारा मिली एम्पियर में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अग्र अभिनति में धारा मिली एम्पियर में और पश्च अभिनति में धारा माइक्रो एम्पियर में प्रवाहित होती है, ये ध्यान रखना। और ये कंटिन्यू धारा बैठती है, जबकि ये इसके बाद में टूट जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है, अगली हेडिंग है संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग। दिष्टकारी का मतलब क्या होता है, ये अपनी हेडिंग है, संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में। तो दिष्टकारी वो होता है जो एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा अपन ने पिछले चैप्टर में देखा था कैसे उत्पन्न करते हैं। डायोड में विद्युत धारा केवल अग्र अभिनति में प्रवाहित होती है तथा डायोड की इसी गुण का उपयोग करके हम प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट धारा में या दिष्ट वोल्टता में बदलते हैं। यह युक्ति दिष्टकारी कहलाती है। दिष्टकारी मतलब जो डीसी करंट में बदले, डायरेक्ट करंट में बदले। छोटी सी डेफिनेशन थी। अब आते हैं अपन दिष्टकारी के चित्र वगैरह पर, पूरे डिटेल में आते हैं। मैंने अच्छे से उतार दिया, इससे ऊपर देखना ही नहीं है, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन। तो क्या होता है, दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी, ये रहा अपना किताब में डायग्राम, मैंने ठीक वैसा ही बनाया, कोई नई चीज नहीं है। ये रहा किताब में, ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय कुंडली, बीच में जब इस तरह से अटैच कर देते तो ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। ऐसे कोई अलग से मशीन नहीं होती ट्रांसफॉर्मर। इसके अंदर क्या होता है, पहले अपन चित्र से पढ़ लेते हैं। चित्रानुसार दो कुंडलियां लेकर प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं। ये रही अपनी प्राथमिक कुंडली, इसमें कौन सी, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती को अपन डीसी करंट में बदलना है तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तथा द्वितीय कुंडली से एक डायोड तथा प्रतिरोध जोड़ते हैं, एक डायोड और एक प्रतिरोध जोड़ते हैं तथा प्रतिरोध के सिरों पर दिष्ट वोल्टा डीसी प्राप्त करते हैं। अपन इस प्रतिरोध के टर्मिनल पर प्राप्त करते हैं। सिद्धांत क्या है इसका, इसका मेन सिद्धांत वही है। ये डायग्राम अपने समझ, प्राथमिक कुंडली, ये ट्रांसफॉर्मर हो गया, एक कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, इससे संबंधित फैराडे और लेंज के नियम से इसका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है जब डायोड अग्र अभिनति में होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब डायोड अग्र अभिनति में होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा जब डायोड पश्च अभिनति में होती है तो धारा का मान लगभग शून्य होता है, अर्थात कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ये अपने डायोड में देखा था अभी थोड़ी देर पहले, अग्र अभिनति और पश्च अभिनति को समझते समय। अब आते हैं इसकी कार्यविधि पर। कार्यविधि क्या है, धनात्मक अर्धचक्र के दौरान प्राथमिक कुंडली P1 धनात्मक था, वह P2 ऋणात्मक हो जाता है। यानी कि अगर अपन इनको नाम दे दिया, इसने ये पॉइंट हो गया अपना P1 और ये P2, प्रथम कुंडली के ये दो पॉइंट, और ये हो गया S1 S2 सेकेंडरी कुंडली के ये दो पॉइंट। ठीक है, तो अब फेराडे और लेंज का नियम ये उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण ये उत्पन्न होता है। उसके कारण, प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली का भी, ये प्लस का है तो ये भी प्लस का, ठीक है, ये प्लस का है तो ये भी प्लस का, तो S1 भी धनात्मक और ये माइनस का है तो ये भी माइनस का। ये उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिनके कारण उत्पन्न होता है, यानी सेम टाइप, ये माइनस का तो ये भी माइनस का हो जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हो जाता है अपना P वाला किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से। इसका मतलब डायोड कौन सी अभिनति में, अग्र अभिनति में। तो इसका मतलब डायोड अग्र अभिनति में अपन को धारा प्राप्त हुई, डायोड अग्र अभिनति में अपन को धारा प्राप्त हुई। उसके बाद में आधे अर्धचक्र में डायोड पश्च अभिनति में आ जाता है। डायोड अग्र अभिनति में अपन को धारा, ये अल्टरनेटिव करंट है, निर्गत, ये निवेशी और ये निर्गत है। तो अग्र अभिनति में अपन को धारा प्राप्त हो गई। उसके बाद जो आधा चक्र होता है, आधे चक्र वाले टाइम क्या होगा, ये जो अपना P1 है, ये P1 हो जाएगा माइनस का तो ये S1 माइनस का, ये P2 माइनस का तो ये S2 माइनस का। अब माइनस वाला P से अब माइनस वाला पीस जुड़ा यानी पश्च अभिनति, तो इस वाले आधे चक्र में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। फिर आधा चक्र गया, ये प्लस का आया अग्र अभिनति, फिर धारा प्राप्त हुई, फिर आधे चक्र में कोई धारा प्राप्त नहीं। इस प्रकार इसे बोलते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। क्या डायोड अग्र अभिनति में आ जाता है तो हमें आर प्रतिरोध RL पर धारा प्राप्त होती है, जबकि ऋणात्मक अर्धचक्र में P1 ऋणात्मक तो P2 धनात्मक होता है। तो प्रेरण के कारण S1 भी ऋणात्मक और S2 भी धनात्मक हो जाता है, जिससे डायोड पश्च अभिनति में आ जाता है और कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ये इतना सा है अपने पास में, क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी। यानी अपन को इसमें करंट प्राप्त होता है लेकिन रुक रुक के प्राप्त होता है। तो इसका इलाज अपन ने कैसे किया, इसका इलाज अपन ने कर दिया पूर्ण तरंग दिष्टकारी बना के। पूर्ण तरंग दिष्टकारी का भी डायग्राम बुक में दिया हुआ, ये अर्ध तरंग दिष्टकारी था, ये डायग्राम वगैरह समझा दिया मैंने, फॉर्मूले इसमें नहीं है।
ये रहा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का डायग्राम, बुक में ये दे रखा है, बुक में ये दे रखा है, अच्छे से समझ लीजिए। हमने ये डायग्राम बनाया है ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए। चित्रानुसार इसमें दो कुंडलियां लेकर प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं। ये रही प्राथमिक कुंडली, इसमें प्रत्यावर्ती धारा अपन ने जोड़ दी है। तो द्वितीय कुंडली में अब दो डायोड इस प्रकार लगाए जाते हैं कि जब पहला डायोड अग्र अभिनति में हो तो दूसरा पश्चिम में रहता है, और जब दूसरा डायोड पश्चिम अभिनति में हो तो पहला डायोड अग्र अभिनति में रहता है, यानी कि ये रिवर्स रहता है। ये देखा, दूसरा अग्र अभिनति में हो तो पहला पश्चिम अभिनति में होता है, अर्थात सिरों एक्स वाई पर प्रतिरोध RL पर निर्गत वोल्टता DC प्राप्त की जाती है, और इस पर अपन निर्गत वोल्टता DC प्राप्त कर लेते हैं। ये रे दो डायोड PN। अब अपन क्या करते हैं, इसमें देखो क्या करता है, जैसे अपने ये P1 P2 अच्छे से समझते हैं, ये S1 S2। सिद्धांत और कार्यविधि मैंने साथ में लिख दिया, मैंने कहा इसको बढ़ा के लिखने में कोई फायदा नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार जब पहला डायोड अग्र अभिनति में होता है तो दूसरा डायोड पश्चिम अभिनति में, तथा जब पहला डायोड पश्चिम अभिनति में होता है तो दूसरा डायोड अग्र अभिनति में होता है। साथ ही इस प्रक्रिया में प्रथम अर्धचक्र में डायोड D1 द्वारा धारा उत्पन्न होती है तथा अगले अर्धचक्र में डायोड D2 द्वारा धारा उत्पन्न होती है। कैसे, अब इसको अच्छे समझते हैं। ये अपना है निवेशी, ये क्या है, निवेशी सिग्नल, जो हमेशा अपन एक प्रत्यावर्ती धारा एंटर करवाते हैं। तो अभी अपन ने पहले अर्धचक्र में देखा, इस टाइम पे तो ये क्या है, ये अपना D1 है। पहला अर्धचक्र क्या कहता है, ये प्लस का तो ये प्लस का, ये माइनस का तो ये माइनस का, तो ये प्लस वाला पीस जुड़ा, यानी ये अग्र अभिनति में। गौर से देखो, प्लस वाला पीस जुड़ा है अग्र अभिनति में, माइनस वाला पीस जुड़ा है पश्चिम अभिनति, तो ये तो नहीं देगा। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, जब पहला अर्धचक्र है तो इसमें D1 तो धारा देगा, D1 तो धारा देगा, लेकिन D2 में कोई धारा नहीं होगी। पहले अर्धचक्र के दौरान बात कर रहे हैं। इसी प्रकार द्वितीय अर्धचक्र में क्या होता है, टर्मिनल चेंज हो जाता है, यानी अब P1 माइनस का है, अभी अपन ने वहां पे लिखा हुआ भी था, तो S1 भी माइनस का, P2 प्लस का तो ये भी प्लस का, तो प्लस वाले से P जुड़ा है, यानी अब ये कौन सा है, ये अग्र अभिनति में, जबकि ये माइनस P जुड़ा है, ये पश्चिम अभिनति में। तो द्वितीय अर्धचक्र में क्या होता है, ये अपना निवेशी सिग्नल है। अब क्या है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी D1 में, क्यों, ये पश्चिम अभिनति में, जबकि D2 में धारा प्रवाहित होगी, D2 में धारा प्रवाहित होगी। आधे चक्र के बाद AC पीछे चला गया तो ये अपना निवेशी सिग्नल ये वाला हो गया। कैसे, इसको आधा चक्र पीछे कर दिया तो ये ऐसा बन गया, ये द्वितीय अर्ध, ये भी कौन सा है, निवेशी। तो ये अच्छे से समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अब अपन को क्या मिलता है, दोनों डायोड का संयुक्त रूप से क्या मिलता है अपन को रिजल्ट, D1 के कारण, D2 के कारण, फिर D1 के कारण, फिर D2 के कारण। क्योंकि ये कंटिन्यू किस पे प्राप्त होता रहता है, ये कंटिन्यू रिजल्ट प्राप्त होता रहता है अपन को लोड प्रतिरोध पर। किस पर, लोड प्रतिरोध पर। तो इसलिए अपन को नेट रिजल्ट ऐसा प्राप्त होता है, और ये इतना ही है। ये रहा अपना डायग्राम, अच्छे से चारों डायग्राम साथ में, ये इस तरह से। तो इसके कारण आधे चक्र में ये D1 A पर प्राप्त होता है, ये वाला, और आधे चक्र में ये B पर प्राप्त होता है, ये वाला, और नेट अपन को ऐसा प्राप्त होता है D1 के कारण, D2 के कारण, D1 के कारण, D2 के कारण। इस प्रकार अपन को कंटिन्यू करंट मिलता रहता है। लेकिन अब अगली हेडिंग आ जाती है फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, अच्छे से समझते हैं इसको भी। इस प्रकार DC धारा व विभव का मान एक दिशा, यानी ये सारा एक ही दिशा में, प्लस की दिशा में, इस बार माइनस का कोई नीचे नहीं आया, परंतु परिवर्तित होता है। ये वैल्यू तो चेंज हो रही है, अलग अलग मान आ रहा है, ये अलग अलग मान आ रहा है, परंतु परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण एक नियत करने हेतु टर्मिनल पर RL के समांतर क्रम में एक संधारित्र जोड़ देते हैं, तथा इस युक्ति को संधारित्र फिल्टर कहते हैं। यानी कि संधारित्र फिल्टर मेन क्या काम करता है, जो DC धारा का मान आया है इसको नियत करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, इसको नियत। इन फिल्टरों का मुख्य कार्य DC धारा के मान को नियत करना है, द इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये संधारित्र वाला तो अपन ने NCERT में डायग्राम दे रखा है, तो अपन ने बना भी लिया, इतना सही था। ये रहा AC, ये अपना दृष्टकारी है, जो भी अपन ने देखा, पूर्ण तरंग दृष्टकारी, अर्धतरंग दृष्टकारी, ये अपन को नियत, ये अपन को DC प्राप्त हुआ। DC प्राप्त हो गया, लेकिन ये मान चेंज है, तो इसके क्या करते हैं, RL के समांतर क्रम में एक संधारित्र लगाया, तो अब इसका नियत मान प्राप्त होता है, इसका नियत मान प्राप्त होता है। एक स्टार पॉइंट और है, संधारित्र की जगह पर हम प्रेरकत्व का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रेरकत्व का मतलब क्या होता है, ये वाला कुंडली, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। संधारित्र के स्थान पर हम प्रेरकत्व का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्टार पॉइंट यह है, किसी भी प्रेरकत्व को RL के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। संधारित्र को किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, इसको RL को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब अगली हेडिंग आ जाती है, जो मैंने हेडिंग तो लिखी नहीं है,
विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड, यानी पीएन संधि डायोड से अलग अलग मशीनें बनानी। पहली हेडिंग क्या है? जेनर डायोड। तो मैंने जेनर डायोड समझा दिया, स्टार पॉइंट अच्छे से लिखा हुआ है, पॉइंट्स में ही लिखना है अपन को। ये क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में डोपित होता है, अत्यधिक मात्रा में डोपित पीएन संधि डायोड है, पीएन संधि डायोड है। यानी इसमें जो अशुद्धि की मात्रा है, डोपित का मतलब क्या है? अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपित कहते हैं, इसी पॉइंट में पढ़ा था। तो ये अत्यधिक मात्रा में डोपित होता है, इन्हें पश्च विनति में जोड़ा जाता है। स्टार पॉइंट क्या है? इसको पश्च विनति में जोड़ा जाता है। इसका हास्य क्षेत्र अत्यधिक पतला होता है। कितना होता है अत्यधिक पतला? 10⁻⁶ मीटर का होता है। 5 वोल्ट विभव के लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाता है? फिर भी 5 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, यानी विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। इसका प्रतीक अपन ने दिया हुआ है। प्रतीक क्या होता है? प्रतीक होता है डायोड के जैसा ही, लेकिन 2 लाइनें ऊपर नीचे, ये इसका प्रतीक हो जाता है। अब क्या? इसका विभव नियत होता है। मेन इसका स्टार पॉइंट जो है, 2 ही स्टार पॉइंट है, एक ये और एक ये। एक तो इस पूरे डायोड का विभव क्या होता है? नियत होता है। पोटेंशियल इसका नियत होता है। दूसरा, इसको पश्च विनति में जोड़ा जाता है, स्टार पॉइंट। और इसका काम क्या होता है? इसका काम है, अब पीएन जेनर डायोड का काम क्या है? ये अलग से हेडिंग दी गई, मैंने हेडिंग लिखी नहीं, मैंने सीधा पैराग्राफ में समझा दिया, आपको ये हेडिंग लगानी है। वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, तो मैंने केवल सीधा लिख दिया स्टार पॉइंट। वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। ये यहां तक हो गई अपनी हेडिंग। का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका विभव नियत होता है, इसका विभव नियत होता है। इसके लिए जेनर डायोड के साथ एक आवश्यक प्रतिरोध लगाकर इसे आवश्यक प्रतिरोध कैसे लगाते हैं ये भी ध्यान रखना। ये प्रतिरोध लगाते हैं जेनर डायोड के साथ श्रेणी क्रम में। ये अपना जेनर डायोड, इसके साथ कैसे लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। मैं नोट्स की लेंथ लंबी ना हो इसलिए मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, लेकिन जो आवश्यक प्रतिरोध है ये रहा, आवश्यक प्रतिरोध वो लगाते हैं श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में जेनर डायोड के साथ लगाकर इसे पश्च विनति में जोड़ा जाता है। इसको कैसे? पश्च विनति, यानी कि अपन को पता है ये क्या होता है? P, ये N, तो ये P है तो ये हो जाता है पश्च विनति में, ये माइनस का टर्मिनल, ये प्लस का टर्मिनल। एक एक चीज को अच्छे से समझना पड़ता है। P और N है तो P वाले को माइनस से जोड़ते तभी पश्च विनति, तो ये माइनस का टर्मिनल होता है, ये प्लस का टर्मिनल होता है। पश्च विनति में जोड़ा जाता है। साथ ही जेनर डायोड के समांतर क्रम में लोड प्रतिरोध R लगा देते हैं। ये रहा अपना जेनर डायोड, इसके समांतर क्रम में क्या लगाते हैं? लोड प्रतिरोध। और इस लोड प्रतिरोध पर अपन को क्या मिलती है? नियत वोल्टेज मिलती है। लोड प्रतिरोध लगा जिसके सिरों पर हमें नियत वोल्टता प्राप्त होती है। मेन पॉइंट यही था, अच्छे से समझ में आया होगा। इसीलिए वीडियो आपके लिए जरूरी हो जाता है। नोट्स तो केवल पढ़ने के लिए है, साथ साथ में वीडियो को देखना जरूरी है। अब अपन आते हैं फोटो डायोड पे। फोटो डायोड भी क्या होता है वो भी मैंने अच्छे से समझा रखा है, इसमें इतना ही करना है। फोटो डायोड जो इसमें समझा रखा है, फोटो डायोड एक विशिष्ट पीएन संधि डायोड होता है। क्या होता है? ये भी एक पीएन संधि डायोड है। इसमें पारदर्शी खिड़की होती है जिससे इस पर प्रकाश गिरा जाता है। फोटो डायोड पर अपन क्या करते हैं? लाइट इमिट कराते हैं। यदि आपतित प्रकाश की ऊर्जा h वर्जित अंतराल Eg से अधिक हो तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न करता है। अब इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न करता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में यह इलेक्ट्रॉन n अर्धचालक की ओर गति करते हैं तथा होल p अर्धचालक की ओर गति करते हैं और विभव उत्पन्न करते हैं। अब नॉर्मल सी चीज है, विद्युत क्षेत्र पड़ा है, डायोड के अंदर आते हैं। अच्छे से एक ढंग का डायग्राम देखते हैं, जैसे ये वाला डायग्राम है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने क्या किया? इसके अंदर अपन ने लाइट गिराई तो एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पे सारा प्लस का है, यहाँ पे सारा माइनस का है, तो विद्युत क्षेत्र आ चुका है। जैसे अपन ने इस वाले डायग्राम में देखा था, विद्युत क्षेत्र E। तो अब यहाँ पे नॉर्मल सी चीज है, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा E की तरफ, प्लस वाले चार्ज की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन गया N की तरफ। प्रोटॉन किसकी तरफ जाएगा? यानी होल किसकी तरफ जाएगा? होल जाएगा माइनस वाले की तरफ, यानी कि P की तरफ आ गया। अब आवेश गति कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र में, तो विभव उत्पन्न होगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन N अर्धचालक की ओर और होल P अर्धचालक की ओर जाते हैं। अच्छे से समझाए तो क्या होगा? विभव उत्पन्न होगा। जब विभव उत्पन्न होता है, जब इसके साथ कोई लोड प्रतिरोध लगा हो तो प्रतिरोध पर विद्युत धारा प्राप्त होती है। अगर विभव उत्पन्न हो रहा है तो प्रतिरोध लगा है तो विद्युत धारा भी प्राप्त होगी। नॉर्मल सा कंसेप्ट है।
जिसका मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। स्टार पॉइंट है, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं क्योंकि डायग्राम समय नष्ट करते हैं, जगह पेज सब। ये रहा इसका डायग्राम। ये दोनों डायग्राम अगर आपको बनाने हो तो बनाइए, इंपॉर्टेंट है। ये रहा अपने पास में, ये कौन सा डायोड है? ये पीएन संधि डायोड है, जो फोटो डायोड के रूप में, इस पे लाइट गिरी, लाइट गिरते ही विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, माइक्रो एम्पियर लगा हुआ है विद्युत धारा को मापने के लिए। अब जितनी ज्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी उतने ज्यादा इसमें वो पी और एन को टूटेंगे, यानी ज्यादा प्रोटॉन बनेंगे, ज्यादा होल बनेंगे, ज्यादा होल और इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इसके कारण ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। अर्थात अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जब इसके साथ लोड प्रतिरोध लगा हो तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसका मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। प्रकाश जितना गर्म होगा उतने ही ज्यादा होल बनेंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बनेंगे और उतने ही ज्यादा धारा का प्रवाह होगा। यह डायोड भी पश्च अभिनति में जोड़ा जाता है। स्टार पॉइंट अब तक अपन ने जितने भी डायोड पढ़े हैं पश्च अभिनति में जोड़ा जाता है। फोटोडायोड का उपयोग प्रकाशिक सिग्नलों के संसूचन में किया जाता है, यानी अपन कौन सा प्रकाश कितनी तरंग दैर्ध्य का ये पता लगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि अलग अलग प्रकाश पर धारा का मान अलग अलग प्राप्त होगा, अपन को इससे प्रकाश का संसूचन हो जाएगा। मेन इसका कार्य क्या है, अपन को पूछ लेंगे फोटोडायोड का कार्य क्या है, तो ये कार्य के अंदर लिखा हुआ है, प्रकाशिक संसूचन के अंदर। इसका प्रतीक क्या है, एक डायोड है सिंबल, उसके ऊपर क्या गिर रहा है, प्रकाश, इसके अंदर एंटर हो रही है। जबकि अगली हेडिंग क्या है अपने पास में, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एकदम सरल टॉपिक है, अभी समझा है उसी प्रकार है। यह अत्यधिक डोपित पीएन संधि डायोड होता है जो अग्र अभिनति में जुड़ा है। इसका स्टार पॉइंट क्या है, पीएन संधि डायोड है, अग्र अभिनति में जुड़ा है, अत्यधिक डोपित है, विद्युत धारा का प्रवाह करने पर प्रकाश उत्पन्न करता है। यानी कि अगर अपन ने विद्युत धारा अप्लाई की है बाहर से तो ये उसका उल्टा है। उसमें क्या हो रहा था, पहले वाले में हो रहा था कि अपन प्रकाश डाल रहे तो करंट मिल रही है, इसमें क्या करंट डाल रहे तो प्रकाश मिल रहा है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, इनको समझना होता है। अग्र अभिनति में हास्य क्षेत्र के समाप्त होने के बाद इलेक्ट्रॉन व होल संयोजित होकर फोटोन के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं। अपन ने देखा था अभी इस चैप्टर में कि जैसे जैसे अपन इसमें विभव को बढ़ाते हैं, अग्र अभिनति पी वाला पी जुड़ा है, एन वाला एन से जुड़ा है, नेगेटिव वाला, तो अब क्या होता है, जैसे जैसे विभव को बढ़ाते हैं ये सारा पतला होता रहता है, पतला होता रहता है, ये यहाँ पे हुआ पतला, एक लिमिट आने के बाद में खत्म हो जाता है। फिर इसके होल, इसके इलेक्ट्रॉन सब आपस में मिलकर क्या हो जाता है, संयोजित होता है और फोटोन उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, फोटोन। और फोटोन क्या है, ऊर्जा है। जर्मेनियम का उपयोग एलईडी में नहीं किया जाता क्योंकि यह अवरक्त प्रकाश देता है, अवरक्त प्रकाश हमारे किसी काम का नहीं है। इसके स्थान पर गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट का प्रयोग किया जाता है जो लगभग सभी रंगों का प्रकाश दे सकता है। अपन को व्हाइट प्रकाश चाहिए और ये सभी रंगों का प्रकाश दे सकता है। एलईडी का प्रतीक क्या है, वही डायोड वाला प्रतीक, इसमें एरो बाहर की तरफ, यानी कि लाइट निकल रही है, उस इसमें क्या है, लाइट आ रही थी तो एरो अंदर की तरफ, इसमें एरो बाहर की तरफ। एलईडी के लाभ, कम वोल्टा एवं कम शक्ति खर्च, यानी अपनी बिजली कम बलती है। शीघ्र क्रिया अर्थात तुरंत ऑन ऑफ, जो अपन लाल वाले बल्ब जलाते थे उसमें ऑन ऑफ होने में थोड़ा समय लगता था, ये तुरंत ऑन ऑफ होता है। लगभग एक वर्णी प्रकाश, इसमें एक ही कलर का प्रकाश आता है। अपन एलईडी ब्लू लाइट अगर बनाए तो ब्लू रंग का प्रकाश आता है, रेड बनाए तो रेड कलर का प्रकाश आता है, ग्रीन बनाए तो ग्रीन कलर का आता है, व्हाइट बनाए तो व्हाइट कलर का प्रकाश आता है। अत्यधिक आयु और सुदृढ़, मजबूत होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, सस्ते यानी कम लागत में अपन को मिल जाते हैं। एलईडी के मेन फायदे ही। अब आते हैं सोर्स सेल। सोर्स सेल क्या है, सोर्स सेल और कुछ भी नहीं है, सोर्स सेल पूरा का पूरा फोटो डायोड है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। सोर्स सेल भी एक पीएन संधि डायोड है जो आपतित प्रकाश होने पर ईएमएफ उत्पन्न करता है, यानी प्रकाश ग्रहण करने पे क्या विद्युतवाहक बल उत्पन्न करता है, ईएमएफ का मतलब। यह फोटोडायोड के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अंतर केवल इतना है कि इसमें बाह्य बायस नहीं होता, यानी इसमें बाहर से कोई करंट देने की आवश्यकता नहीं होती है। संधि क्षेत्रफल इतना अधिक होता है ताकि उसमें शक्ति अधिक प्रवाहित हो सके, यानी कि ये रहा अपना, इस तरह की युक्ति होती है। इसका एरिया बढ़ा दिया जाता है। एरिया बढ़ाने से फायदा क्या है, तो इसमें कोई भी अग्र बायस पश्चिम बायस नहीं होता है। अब क्या होता है, एरिया बढ़ाने से क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में ये निकल पाएंगे इलेक्ट्रॉन और होल, और इनसे क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। ये रहा अपना लोड प्रतिरोध, इसके सिरों पर अपन धारा प्रवाहित कर लेते हैं। ये खुले परिपथ में केवल वोल्टता प्राप्त होती है, जैसे परिपथ बंद करते हैं अपन को विद्युत धारा भी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में अपन आते हैं, ये रहा 3 पॉइंट अपन ने रीड कर लिए, इसके अंदर आगे पॉइंट रीड करते हैं। इतना ही लिखना होता है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। 4th पॉइंट क्या कहता है, सोर्स सेल के लिए उन अर्धचालकों का
उपयोग करते हैं जिनका बैंड अंतराल 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकट हो। अर्थात कुछ एग्जांपल जो इसमें एनसीईआरटी में दिए इसके आसपास हो, ये नहीं कि एग्जैक्ट 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। जैसे सिलिकॉन, इसका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। गैलियम आर्सेनाइड जिसका 1.443 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कैडमियम टेरिलाइट जिसका कितना होता है 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये सबसे अच्छा हो गया। उसके बाद में ये क्या है CuInSc2, इसका कितना होता है 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आदि। अपन अब आते हैं इसके निर्माण के लिए मुख्य बातें। सौर सेल बनाते समय अपन को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। सबसे मेन चीज इसका ऊर्जा बैंड अंतराल कितना होना चाहिए, 1 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच। अधिक प्रकाश अवशोषक क्षमता, यानी जो पदार्थ अपन लेते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन या फिर जो भी ये ऊपर लिखे हुए हैं, इन ये क्या प्रकाश को अत्यधिक तेज गति से ग्रहण कर सके। इनकी क्षमता लगभग इतनी होनी चाहिए 10⁴ पर सेमी होनी चाहिए। ये सब क्या होने चाहिए, विद्युत के चालक होने चाहिए, विद्युत चालकता अच्छी होनी चाहिए। कच्चे पदार्थ की उपलब्धता, यानी प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए, ऐसा नहीं कि अपन ने उपयोग किया और प्रकृति में खत्म हो गए। और लागत इनकी क्या होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। स्टार पॉइंट इसमें भी निकल के आता है और ये इसी के साथ सौर सेल का काम समाप्त होता है। सौर सेलों को तेज प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, बस प्रकाश की ऊर्जा hν बैंड अंतराल से अधिक होनी चाहिए, यानी लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो तो अपन इससे आराम से इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। अब द लास्ट हेडिंग आती है अंकन इलेक्ट्रॉनिकी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी प्रकार की सूचनाओं को केवल अंकों के माध्यम से दर्शाया जाता है, अंकन इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है। यानी कि कोई भी सूचना है उसको अपन किसके दिखा रहा है, अंकों के जरिए। ये रही अपनी हेडिंग, 2 हेडिंग है मैंने साथ में लिख दी है। अब क्या तर्क या लॉजिक गेट, तर्क या लॉजिक गेट क्या होते हैं, वे गेट जो किसी न किसी तर्क या लॉजिक पर आधारित होते हैं उन्हें लॉजिक गेट कहते हैं। मैं अपने सिलेबस में 5 प्रकार के लॉजिक गेट हैं, और भी होते हैं, नॉट, नैंड, नॉट, एंड, और, नैंड और नॉर गेट। इसमें सूचनाओं को केवल 0 या 1 के अंकों में प्रदर्शित किया जाता है, यानी 2 ही प्रकार के अंक से अपन सूचनाओं को रिप्रेजेंट करेंगे, 0 या 1 से। अब अपन शुरू कर लेते हैं। इसमें पहला गेट है अपना नोट गेट। कौन सा गेट है, नोट गेट। यह सदैव निवेशी संकेतों के विपरीत संकेत देता है। प्रतीक क्या है नोट गेट का, डायोड की जैसे लगा हुआ है, ऊपर वाली डंडी गायब होती है, इसकी जगह क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है। ये हमेशा उल्टा रिजल्ट देता है, ए और वाई। ए अपना क्या है, इधर वाले होते हैं निवेशी संकेत, इधर वाले होते हैं निर्गत संकेत। तो ए निवेशी संकेत और वाई निर्गत संकेत। अब उल्टा देता है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बार। तो ये अपने सत्यता सारणी हो गई ए और वाई। जैसे ही अपन ने ए को 0 1 रखा, आंसर अपन को 0 मिलेगा। जैसे ही अपन ने ए को 0 रखा, आंसर अपन को वाई मिलेगा। ये नोट गेट कंप्लीट हुआ। नोट के बाद में आता है और गेट। यह सदैव निवेशी संकेतों को जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है, योग करके। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल क्या है, ये सीधा आपके सामने ये रहा सिंबल, और सूत्र क्या है, जोड़ने का काम करता है A+B। अब निवेशी संकेत क्या है, अपन की प्रोबेबिलिटी होती है, यही चांसेस है। तो मान लो ए के निवेश संकेत है 1 1 0 0, बी हर बार ऐसे ही लेना है ताकि अपन को सारणी बनानी आनी चाहिए। अपन को सीधा पूछेंगे कि नोट गेट की सारणी बनाओ, और गेट की सारणी बनाओ, तो मैंने बना के रखी हुई है, याद नहीं करनी, इसको समझना होता है। और उसके बाद में बी अपन हो गया है 1 0 1 0, इसी फॉर्मेट में सारी सारणियां बनानी है। इसमें 2 संकेत इनपुट होते हैं, आउटपुट में एक ही आएगा, निर्गत संकेत A+B। अपन 1 + 1 करते हैं, 2 होता है, लेकिन अपन ने क्या पढ़ा था, इसमें लॉजिक गेट के अंदर संख्याओं के सारे संकेत या तो 1 में होंगे या 0 में होंगे। तो 1 + 1 मैक्सिमम संख्या लिखनी है, बड़ी संख्या तो 1 लिखेंगे, और 0 और 1 ऐड किया 1, 0 और 1 ऐड किया 1, 0 + 0 कितना होता है, 0। समझ में आ गया आराम से, एकदम सरल है, फॉर्मूला A+B लिखा जाएगा। उसके बाद में आता है एंड गेट। और का मतलब होता है जोड़, तो एंड का मतलब होता है गुणा। यह सदैव निवेशी संकेतों की गुणा करके देता है। प्रतीक इसका ये है, याद रख लेना, आराम से उतारना आना चाहिए आपको, पेपर में गलती मत करना। सूत्र क्या है, A × B, अपन डॉट से भी लिखते हैं, लिख दिया। वापस वही निवेशी संकेत क्या रखने अपन को, 1 1 बेट लो 1 1 0 0 1 0 1 0, 1 की 1 से गुणा 1, 1 की 0 से गुणा 0, 1 की 0 से गुणा 0, 0 की 0 से गुणा 0। ये अपना होता है एंड गेट कंप्लीट। अब आता है अपना नैंड गेट।
नैंड गेट क्या होता है, एंड का मतलब होता है गुणा, तो नैंड क्या आ गया, एन आ गया एक्स्ट्रा, तो यह सदैव निवेशी संकेतों की गुणा करके उससे उल्टा करके निर्गत संकेत देता है। प्रतीक क्या हो गया, वही सेम, बस यहाँ पे क्या लगा, उल्टा पे आते ही क्या लगता है, डॉट लग जाता है। तो ए गुणा बी, इसका उल्टा यानी ऊपर क्या लगा दिया अपन ने, बार लगा दिया। इनपुट क्या है, वही 1 1 0 0 1 0 1 0 इनपुट आ गया। आउटपुट क्या आएगा अपना, निर्गत संकेत, इस पूरे का उल्टा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0, इन तीनों पे 0 है तो यहाँ पे 1 1, क्यों, ये गुणा वाले का उल्टा देता है, गुणा वाले का उल्टा। समझ में आ रहा है। अब अपन देखते हैं नोर गेट। नोर गेट क्या है, यह सदैव निवेशी संकेतों का योग करके उल्टा देता है, यह सदैव निवेशी संकेतों का योग करके उल्टा देता है। प्रतीक यही है, योग वाला ही है, यहाँ पे क्या लगा दिया, उल्टा यानी 0 लगा दिया, डॉट, ए और बी दोनों आ रहे हैं, निवेशी संकेत अपन को यही रखना है, 1 1 0 0 1 0 1 0 लगा दिया। उसके बाद में क्या करना है, ये योग करके उल्टा देता है, तो एक और एक जोड़ा एक ही होता है, अपन ने वो समझा था, एक का उल्टा 0, एक और 0 जोड़ा एक, उसका उल्टा 0, 0 और एक जोड़ा एक, उसका 0 जोड़ा एक, एक का उल्टा 0, 0 प्लस 0 0, उसका उल्टा 1, और वरना ये अपने पास में और की टेबल पड़ी है, 1 1 1 0 आंसर आया, तो यहाँ पे हो गया 0 0 0 1, ये समझ लिया। स्टार पॉइंट है लास्ट में। नोर गेट को क्या कहते हैं, नोर गेट को सार्वत्रिक गेट भी कहते हैं, क्योंकि इससे सभी गेट, एंड और नोट सभी गेट। स्टार पॉइंट ये है, नोर गेट को सार्वत्रिक गेट भी कहते हैं क्योंकि इससे नैंड और नॉट सभी गेट बनाए जा सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर लास्ट था अपना 14, और अपन पूरे चैप्टर लेके आने वाले हैं इस बार 2022 में। 9 के 9 चैप्टर है, अपन पूरी कोशिश करेंगे 31 मार्च तक आपको 9 के 9 चैप्टर मिले वन शॉट वीडियो के अंदर। आपको बस इनसे PDF को डाउनलोड करना है और चैनल को लाइक, शेयर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होते रहेंगे, इन्हीं से पढ़ते रहें, आपके पूरे मार्क्स आने की भी पूरी उम्मीद है। आप वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।